हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पर्टर्बेशन थ्योरी। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन टर्म का क्या मतलब होता है। पहले हम ये सब पढ़ेंगे, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पर्टर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करती है, मींस क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़ने का हमारा एम क्या है। आज का लेक्चर आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, WKB अप्रॉक्सीमेशन, वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो उन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको आज का लेक्चर समझना जरूरी है। आपको पहले ही पता होना चाहिए, इन टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले ही पता होना चाहिए कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन टर्म का क्या मतलब होता है, पर्टर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या करके देती है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम पर्टर्बेशन थ्योरी आखिरकार पढ़ते क्यों हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में आखिरकार होती क्या है। ये सभी टर्म्स आपको क्लियर होंगी, तभी आप इन चारों टॉपिक्स को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। आज का लेक्चर को समझ के आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन टर्म का क्या मतलब है, पर्टर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी हमें क्या करके देती है, मींस क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़ने का हमारा एम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन वर्ड का मतलब होता है आ डिस्टरबेंस। अब वो डिस्टरबेंस हम किस में देंगे, वो डिस्टरबेंस हम देंगे किसी फिजिकल सिस्टम में। आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल सिस्टम से हमारा मतलब होता है किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल से, या फिर किसी ऐसे फिजिकल सिस्टम से जो कि एटॉमिक साइज का हो। अब पर्टर्बेशन को समझने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारे पास पार्टिकल इन 1D बॉक्स, जिसको हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। वहां पर हम जानते हैं पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जिसका मास m होता है, जो कि एक बॉक्स के अंदर ट्रैप किया जाता है, और बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है वो 0 होता है, और आउटसाइड द बॉक्स जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट होता है, और यहां पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट होता है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। बॉक्स की जो डायमेंशंस हैं, जो विड्थ है, वो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l तक है, मींस जो बॉक्स की विड्थ है यहां पर वो l है। तो ये पार्टिकल जो है इस बॉक्स के अंदर 1 डायमेंशनल मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर हम पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा Vx होगा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन वो 0 होगा इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है, और x की वैल्यू जो है जब l से छोटी है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो 0 होगा, और आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट होगा। आउटसाइड द बॉक्स को हम कैसे शो कर सकते हैं, मींस जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो Vx की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और जब x की वैल्यू l से ज्यादा होगी, इस रीजन की बात हो रही है, तब भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट होगा। तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास ये होता है। वहां पर हमने क्या किया था, इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी। पार्टिकल का जो मोशन है यहाँ पर
वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं। पार्टिकल मोशन वन डायमेंशन में है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वाली यूज होगी, जो कि होती है हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर 2m d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस vx साई इज इक्वल टू ई साई, जहां पर साई जो है वो इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन है। तो जब हमने vx की वैल्यू को यहां पर पुट किया था और श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की थी इस लेक्चर में, तो वहां पर हमने इस प्रॉब्लम के लिए आयन स्टेट्स मींस वेव फंक्शंस कैलकुलेट किए थे, जो कि कुछ इस प्रकार से निकल के आए थे। साइन n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन n पाई एक्स बाय एल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और जो हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यूज आई थी इस पार्टिकल के लिए वो आई थी ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m एल स्क्वायर। अगर आप एच कट की जगह पर h अपॉन 2 पाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बन जाता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8m एल स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, जहां पर जो n की वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यूज होंगी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा जो फिजिकल सिस्टम है, ये एक आइडियल सिस्टम है और इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। इसमें हमने किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। तो इस आइडियल अनपर्टर्ब्ड वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हमें इसके रिजल्ट्स पता हैं, हमें एनर्जी आयन वैल्यूज पता है और आयन स्टेट्स मींस वेव फंक्शंस पता है। अब हम क्या करते हैं, इस आइडियल अनपर्टर्ब्ड सिस्टम में पर्टर्बेशन देंगे। पर्टर्बेशन कैसे दे सकते हैं हम? पर्टर्बेशन हम बहुत वेज में दे सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट वेज हम देख लेते हैं। यहां पर ये हमारा पार्टिकल इन 1D बॉक्स वाला डायग्राम था, जो कि एक आइडियल अनपर्टर्ब्ड सिस्टम था। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसके बेस में एक बम्प दे देते हैं। बम्प हम इस तरह से देते हैं कि यहां से लेके 0 से लेके L/4 तक, 0 से लेके L तक की लेंथ को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पॉइंट जो है वो L/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट L/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट जो है वो 3L/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। L/4 पर हमने एक स्टेप पोटेंशियल दे दिया, यहां पर पोटेंशियल 0 है और यहां पर इस पॉइंट पर आते ही पोटेंशियल जो है वो V0 हो गया। फिर हमने 3L/4 पर एक स्टेप पोटेंशियल दे दिया, यहां पर पोटेंशियल V0 है और एकदम से पोटेंशियल जो है 3L/4 पर आकर 0 हो जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल फंक्शन जो है वो एब्रप्टली चेंज हो रहा है। 0 से लेके L/4 तक पोटेंशियल 0 है, बट L/4 से 3L/4 तक पोटेंशियल V0 हो गया और यहां पर 3L/4 से L तक जो पोटेंशियल है फिर 0 हो गया। तो मींस हमने यहां पर इस फिजिकल सिस्टम में, इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम में, जो कि एक आइडियल वन डायमेंशनल बॉक्स था, उसमें हमने क्या कर दिया, डिस्टर्बेंस दे दिया। मींस अब हमने क्या कर दिया, इसको पर्टर्ब्ड कर दिया। तो इसे हम बोलेंगे पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स। तो इस तरह से आप डिस्टर्बेंस दे सकते हैं इस आइडियल अनपर्टर्ब्ड सिस्टम में। अब आपको अगर बोला जाए कि इस फिजिकल सिस्टम के लिए, इस पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए अगर आपको साइन कैलकुलेट करना है या फिर एनर्जी आयन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे करेंगे? आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करना होगा। पर्टर्बेशन थ्योरी क्या करेगी, इन नॉन रिजल्ट्स को, जो हमें साइन और En पता थे, किसके लिए, एक आइडियल अनपर्टर्ब्ड वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमें साइन और En की वैल्यूज पता थी। इन वैल्यूज का यूज करते हुए हम इस पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए, इस सिचुएशन के लिए साइन और En की जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहां पर कंडीशन क्या रहेगी कि जो हमारी पर्टर्बेशन है वो स्मॉल होनी चाहिए। पर्टर्बेशन जो है वो हमारी स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो हमने पर्टर्बेशन किया था V0, वो इस इनफाइनाइट पोटेंशियल के कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल है। पर्टर्बेशन थ्योरी तभी काम करेगी, तभी वर्क करेगी जब आप जो पर्टर्बेशन देंगे वो स्मॉल होगी, क्योंकि V0 जो है वो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल है। तब आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए आयन स्टेट्स मींस वेव फंक्शंस एंड एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? इन नॉन वैल्यूज की हेल्प से। ये जो हमारा अनपर्टर्ब्ड आइडियल 1D बॉक्स था, इसके रिजल्ट हमें पता है। ये हमने कैसे ऑब्टेन किए थे, इसके लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की थी, क्योंकि इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पता था। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की वैल्यूज को यहां पर पुट करके इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमने आयन स्टेट्स आयन और एनर्जी आयन वैल्यूज En ऑब्टेन की थी। इन नॉन वैल्यूज को ऑब्टेन करके इस आप
आप इस perturbed 1D बॉक्स के लिए साइन और En कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। अब आपको क्या करना होगा, इस perturbed 1D बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होगी आपको यहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परटर्बेशन थ्योरी हमारे यही तो काम आसान करती है। वो क्या करती है, वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से बचाती है। किसके लिए? परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम्स के लिए। तो परटर्बेशन थ्योरी क्या करेगी, इस परटर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए हमें साइन और En की वैल्यूज कैलकुलेट करके देगी विद द हेल्प ऑफ दीज नॉन वैल्यूज ऑफ साइन En, जो कि किसके लिए हैं? अनपर्टर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एक और तरीके से परटर्बेशन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपने इस 0 से L तक के डिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हमारा L/2 है। यहां पर आपने एक स्टेप पोटेंशियल दे दिया, यहां पर पोटेंशियल 0 है और L/2 पर पोटेंशियल जो है वो अचानक से V0 हो गया। तो यहां पर भी आपने इस आइडियल अनपर्टर्ब्ड 1D बॉक्स में क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। और अगेन जो परटर्बेशन है V0 वो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम है। और अगर आपको इस प्रकार के परटर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए साइन कैलकुलेट करना है या En कैलकुलेट करना है बिना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए, तो आप वो भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से। परटर्बेशन थ्योरी क्या करेगी, इस साइन एंड En की वैल्यूज को कैलकुलेट करके देगी। किसके लिए? इस परटर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए। किसकी हेल्प से करके देगी? जो हमें अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए साइन और En की वैल्यूज पता है, उनकी हेल्प से हम इस अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परटर्बेशन थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से किसी परटर्ब्ड सिस्टम के लिए एनर्जी आयन स्टेट एंड एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन वैल्यूज ऑफ आयन स्टेट्स एंड एनर्जी आयन वैल्यूज ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। बट कंडीशन यहां पर दो रहेंगी। पहली कंडीशन ये रहेगी कि आपका जो परटर्बेशन है वो स्मॉल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो हमारा परटर्ब्ड सिस्टम है, चाहे ये वाला परटर्ब्ड 1D बॉक्स हो चाहे ये परटर्ब्ड 1D बॉक्स हो, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। किससे? अनपर्टर्ब्ड सिस्टम से। ये जो हमारे 1D बॉक्स है, ये भी हमारे पास एक प्रकार के वन डायमेंशनल बॉक्स भी हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स ही है जिसमें हमने परटर्बेशन किया हुआ है। बट इनकी खास बात यह है कि ये इस अनपर्टर्ब्ड 1D बॉक्स के सिमिलर हैं। तो अगर आप इस परटर्ब्ड 1D बॉक्स, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसके लिए अगर आपको साइन और En कैलकुलेट करना है, तो आपको एक नॉन परटर्ब्ड 1D बॉक्स के रिजल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो हम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम लेंगे, इन परटर्ब्ड सिस्टम्स के ऑलमोस्ट सिमिलर लेंगे। परटर्बेशन यहां पर हम स्मॉल रखेंगे, तब आप ऐसे परटर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए साइन और En की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ परटर्बेशन थ्योरी बाय यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ नॉन अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, जो कि इन दोनों सिस्टम के ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। सो ये काम करती है परटर्बेशन थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसके नोट्स में आप क्या लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स परटर्बेशन मींस अ डिस्टर्बेंस इन एनी फिजिकल सिस्टम लाइक एटम, मॉलिक्यूल एटसेट्रा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में परटर्बेशन टर्म का जो मतलब होता है वो होता है डिस्टर्बेंस, और ये डिस्टर्बेंस हम किस में देते हैं? फिजिकल सिस्टम में देते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल सिस्टम से हमारा मतलब होता है एटम या मॉलिक्यूल से। इन परटर्बेशन थ्योरी वी वांट टू कैलकुलेट the expression of ion states, wave function and energy ion values of any perturbed system without writing the expression of its potential energy function and without solving its Schrodinger equation। हमें perturbation theory में करना क्या होता है, हमें किसी perturbed system के लिए ion states means wave function कैलकुलेट करने होते हैं और साथ के साथ एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। बट परटर्बेशन थ्योरी में हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं बिना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना परटर्ब्ड सिस्टम्स के लिए इस प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को लिखे। इस प्रकार के परटर्ब्ड सिस्टम के लिए ना तो हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिखेंगे और ना ही इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की हेल्प से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे इन परटर्ब्ड सिस्टम के लिए। परटर्बेशन थ्योरी क्या करेगी, इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट हमें करके देगी। किसकी हेल्प से? इन नॉन वैल्यूज की हेल्प से, जो हमें पता होंगी। किसके लिए?
अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए, जो कि एक आइडियल सिस्टम होगा, जो जिसमें हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और जो हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम होगा जिसके हम रिजल्ट्स यूज करके इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हैं पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए, वो सिमिलर होगा इन पर्टर्ब्ड सिस्टम्स के। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इन पर्टर्बेशन थ्योरी टू कैलकुलेट आयन स्टेट्स वेव फंक्शन एनर्जी आयन वैल्यूज फॉर अ पर्टर्ब्ड सिस्टम वी यूज द रिजल्ट्स आयन स्टेट्स एनर्जी आयन वैल्यूज ऑफ अ नॉन अनपर्टर्ब्ड सिस्टम विद द कंडीशन दैट अनपर्टर्ब्ड सिस्टम मस्ट बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पर्टर्ब्ड सिस्टम। तो अगर हमें पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए आयन स्टेट मींस वेव फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं या फिर एनर्जी आयन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए, चाहे ये वाला सिस्टम हो चाहे ये वाला सिस्टम हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो एनर्जी आयन स्टेट्स हैं साइन और जो हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यूज हैं En, उनकी वैल्यूज का यूज करेंगे और ये वैल्यूज किसकी होंगी? अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की होंगी। और यहां पर कंडीशन ये रहेगी कि ये जो हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम होगा वो इस पर्टर्ब्ड सिस्टम्स के ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। इट शुड बी नोटेड दैट पर्टर्बेशन थ्योरी ओनली वर्क्स व्हेन पर्टर्बेशन इज वेरी स्मॉल। तो पर्टर्बेशन थ्योरी तभी काम करेगी जब हम किसी आइडियल सिस्टम में पर्टर्बेशन जो देंगे, जो डिस्टर्बेंस देंगे वो स्मॉल होगी, तभी हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी जो है वो काम करेगी। तभी हम पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से बिना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए साइन और En की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे किसी पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। कैसे कर पाएंगे? हम उसके लिए अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के साइन और En की वैल्यूज का यूज करेंगे, बट कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है, जो हमारा आइडियल सिस्टम है, वो पर्टर्ब्ड सिस्टम के ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ये भी 1D बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1D बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये डिस्टर्ब्ड पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके? आइडियल अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के, जिसके लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसके लिए साइन और En की वैल्यूज को ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर। तो इन वैल्यूज का यूज करके आपको पर्टर्ब्ड सिस्टम्स के लिए साइन और En की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, और ये जो पर्टर्ब्ड सिस्टम होंगे वो इस आइडियल अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, और यहाँ पर जो पर्टर्बेशन होगी वो स्मॉल होगी। तभी आप पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से ये सारा काम जो है वो कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिरकार फिजिकल सिस्टम में मींस एटम और मॉलिक्यूल्स में पर्टर्बेशन डिस्टरबेंस का कॉज क्या होता है, कौन एटम और मॉलिक्यूल में पर्टर्बेशन करता है, और साथ के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़कर हमें क्या क्या कंसीक्वेंसेस अभी तक देखने को मिले हैं, उनके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि कैसे आप एक पर्टर्ब्ड 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए आयन स्टेट साइन एंड एनर्जी आयन वैल्यूज En कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग देयर श्रोडिंगर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन थ्योरी क्या करेगी? इन अननोन साइन एंड En की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए फॉर पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स वो क्या करेगी? इन नॉन वैल्यूज का यूज करेगी जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए, जो कि एक अनपर्टर्ब्ड सिस्टम था। उसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करके हमने ये साइन और En की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली थी। तो इन वैल्यूज का यूज करके पर्टर्बेशन थ्योरी हमें इनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देगी इन पर्टर्ब्ड 1D बॉक्सेस के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार यूनिवर्स में पर्टर्बेशन हमें क्यों देखने को मिलती है, क्यों हमारे फिजिकल सिस्टम में पर्टर्बेशन आती है और क्यों हमें पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, जो कि एक आइसोलेटेड एटम की तरह हम उसको मान सकते हैं, तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन था V, वो हमारे पास था -1/4πε0 H एटम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इस H एटम के लिए हम आयन स्टेट साइन और एनर्जी आयन वैल्यूज En जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसको हमने इन 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और हमने एक टॉपिक और पढ़ा था जिसमें हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया था जिसको हम आइसोलेटेड मॉलिक्यूल मान सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 एटम्स होंगे जो कि एक स्प्रिंग लाइक बॉन्ड से जुड़े होंगे, और इस
लीनियर मोशन के कारण इनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी V इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। और इस आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के लिए इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करके उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम ऑलरेडी एनर्जी आयन वैल्यूज En एंड जो आयन स्टेट्स आयन जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। बट स्टूडेंट्स वहां पर हमने इनको आइसोलेटेड एटम और आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट किया था, बट इन स्पेस कोई भी ऐसा एटम या मॉलिक्यूल नहीं है जिसे हम आइसोलेटेड मान सके। इन स्पेस आइसोलेटेड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नेवर एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक एटम और मॉलिक्यूल जो है वो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस के अंडर रहता है और हर एक एटम और मॉलिक्यूल पर नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में E वेक्टर एंड B वेक्टर का होने का मतलब यह है कि इस स्पेस में हर एक एटम जो है, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो E वेक्टर एंड B वेक्टर के इन्फ्लुएंस में होगा, क्योंकि हर एक एटम एंड मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो हमेशा किसी न किसी फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। और हम जानते हैं हर एक एटम और मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज पार्टिकल से मिला के बना होता है, जो कि कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, रेगुलर मोशन में होते हैं। और जब भी चार्ज पार्टिकल रेगुलर मोशन में होता है तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो हर एक एटम और मॉलिक्यूल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इस स्पेस का हर एक एटम और मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमेशा रहेगा। और ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम्स। तो ऐसे फिजिकल सिस्टम्स के लिए अगर आपको आयन स्टेट्स कैलकुलेट करनी है, एनर्जी आयन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है बिना उनकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए, तो वहां पर भी आप पर्टर्बेशन थ्योरी का जो है वो यूज करेंगे। तो यहां पर जो पर्टर्बेशन इन फिजिकल सिस्टम्स का मेन कॉज जो है वो क्या है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यही लाइन जो है वो यहां पर आप लिखेंगे। एटम और आइसोलेटेड एटम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है वो -1/4πε0 होता है। और आइसोलेटेड एटम का सबसे अच्छा एग्जांपल है H एटम। डायटोमिक मॉलिक्यूल आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है V इज इक्वल टू हाफ kx² होता है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर such type of potentials to obtain energy ion values and ion states wave functions of such isolated atom or isolated molecule, that is for such unperturbed physical systems। इस प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का सॉल्व करके हम ऑलरेडी इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम्स के लिए जो कि अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम कहलाए जाएंगे इस केस के लिए, उसके लिए हम आयन स्टेट्स मींस वेव फंक्शन एंड एनर्जी आयन वैल्यूज को के एक्सप्रेशन जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इन लेक्चर्स के अंदर, जिनको हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट इन स्पेस आइसोलेटेड एटम एंड आइसोलेटेड मॉलिक्यूल नेवर एग्जिस्ट। बट स्पेस में आइसोलेटेड एटम और आइसोलेटेड मॉलिक्यूल जो है वो कभी आपको एग्जिस्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इन रियलिटी एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर अफेक्टेड बाय EM रेडिएशंस एंड नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। रियलिटी में क्या होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। वी नो दैट EM रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। आल्सो atoms and molecules consist of charged particles which are always in motion, so atoms or molecules also have electric E vector and magnetic field B vector। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B वेक्टर से मिलाके बनती हैं और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमेशा मोशन में होते हैं। जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स है जिनको हम आइसोलेटेड मान के चल रहे थे इन टॉपिक्स के अंदर,
वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो ईएम रेडिएशंस का, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हो किसका, नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। सो इन स्पेस ईच एटम एंड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ ईएम रेडिएशंस एंड नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्पेस में हर एक एटम या मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा ई वेक्टर एंड बी वेक्टर के इन्फ्लुएंस में रहेगा। ई वेक्टर एंड बी वेक्टर चाहे वो ईएम रेडिएशंस का हो, चाहे वो नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स का हो। सच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक पट आउट फिजिकल सिस्टम। ऐसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो कि ई वेक्टर एंड बी वेक्टर के इन्फ्लुएंस में होंगे, चाहे वो ई वेक्टर एंड बी वेक्टर ईएम रेडिएशंस का हो, चाहे नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का हो, तो ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम पट आउट फिजिकल सिस्टम्स मान के चलेंगे। फॉर सच पट आउट सिस्टम्स वी कैन कैलकुलेट ion states, wave function and energy ion values without solving their Schrodinger equation with the help of perturbation theory। तो अगर आपको इस प्रकार के पट आउट फिजिकल सिस्टम के लिए एनर्जी आयन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, आयन स्टेट्स या वेव फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं, तो वहां पर हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं। और पर्टर्बेशन थ्योरी क्या करती है, पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करके हमें इस प्रकार के पट आउट फिजिकल सिस्टम्स कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना पड़ता है। पर्टर्बेशन थ्योरी का काम यही है कि हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से बचना है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करके हम इस प्रकार के पट आउट फिजिकल सिस्टम के क्या कर सकते हैं, आयन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी आयन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी क्या करेगी, ये जो हमारे अनपट आउट फिजिकल सिस्टम थे जो कि सिमिलर थे किसके, इन पट आउट फिजिकल सिस्टम के, उनके हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, इनकी आयन स्टेट्स हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, इनके साइन हमें पता है, इनके ईएन हमें पता है, इस प्रकार के अनपट आउट फिजिकल सिस्टम्स के, क्योंकि इनके हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस पता है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस का यूज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में करके उसे सॉल्व करके हम इनके साइन और ईएन जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पर्टर्बेशन थ्योरी क्या करेगी, इन नॉन वैल्यूज ऑफ साइन एंड ईएन का यूज करेगी। किसके हैं ये, अनपट आउट फिजिकल सिस्टम्स के हैं। तो इनका यूज करके हम पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से इन पट आउट फिजिकल सिस्टम्स के लिए आयन स्टेट्स, साइन एंड ईएन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनके साइन और ईएन कैलकुलेट करने के लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिरकार पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़ के क्वांटम मैकेनिक्स में हमें कौन कौन से इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिले हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे आइसोलेटेड एटम या आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्हें हम अनपट आउट फिजिकल सिस्टम्स बोलते हैं, उनमें पर्टर्बेशन कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किसका हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हो सकता है या फिर नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। तो ये लाइन आप यहां पर लिखेंगे, सो द मेन कॉज ऑफ पर्टर्बेशन इन अनपट आउट फिजिकल सिस्टम इज आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ऑफ ईएम रेडिएशंस एंड नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो अनपट आउट फिजिकल सिस्टम जो कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में होंगे, अनपट आउट फिजिकल सिस्टम से हमारा मतलब ये है कि आइसोलेटेड एटम या मॉलिक्यूल की यहां पर बात हो रही है। तो अगर आपने उसमें पर्टर्बेशन करना है तो वो पर्टर्बेशन किसके द्वारा की जाएगी, सराउंडिंग ईएम रेडिएशंस के इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा की जाएगी या फिर नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा की जाएगी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़कर क्वांटम मैकेनिक्स में हमें कौन कौन से दो मेन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, आइए उनकी बात करते हैं। द मेन कंसिक्वेंसेस ऑफ स्टडिंग पर्टर्बेशन थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स आर स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जीमन इफेक्ट को हम ऑलरेडी पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन लेक्चर्स के अंदर, और स्टार्क इफेक्ट को भी हमने पूरी डिटेल में इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। जीमन इफेक्ट में होता क्या है, जीमन इफेक्ट में हम एक एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि एटम की हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। एटम जो कि हमारा अनपट आउट फिजिकल सिस्टम था, उसमें पर्टर्बेशन किसने किया, पर्टर्बेशन किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने, और उस पर्टर्बेशन के कारण हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो जीमन इफेक्ट जो है
वो परटर्बेशन थ्योरी का ही रिजल्ट है। तो आप यहां पर लिखेंगे जीमन इफेक्ट। इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ अ एटम इनटू अ नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म बी वेक्टर। जीमन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ परटर्बेशन थ्योरी इन विच परटर्बेशन इन एटम इज कॉज्ड बाय बी वेक्टर। तो जब भी हम किसी एटम को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म बी वेक्टर में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, तो उसकी हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाती है और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट जो है वो परटर्बेशन थ्योरी का ही रिजल्ट है, जिसमें हम किसी अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम मींस इस एटम में परटर्बेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। किसकी हेल्प से? बी वेक्टर की हेल्प से। तो यहां पर जो परटर्बेशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से होता है। बट इसके ऑपोजिट जो हमारा स्टार्क इफेक्ट है, जिसमें हमारे पास सेम काम होगा बट वो काम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। जब भी हम किसी एटम को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो स्टार्क इफेक्ट में जो एटम को परटर्ब करेगा वो कौन करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो स्टार्क इफेक्ट भी जो है वो परटर्बेशन थ्योरी का ही रिजल्ट है। तो आप यहां पर लिखेंगे इट इज द phenomena of splitting of spectral line of a atom into a number of lines in the presence of external E vector. Stark effect is the result of perturbation theory in which atom is perturbed by electric field. तो जीमन इफेक्ट में जो परटर्बेशन हो रही थी एटम की वो बी वेक्टर से हो रही थी, और स्टार्क इफेक्ट में जो परटर्बेशन हो रही थी एटम की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रही थी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बेसिक्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में परटर्बेशन टर्म का क्या मतलब होता है। परटर्बेशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस जो हम किसी फिजिकल सिस्टम में करते हैं। फिजिकल सिस्टम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा मतलब एटम या मॉलिक्यूल से होता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि आखिरकार परटर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या करके देती है। तो वो क्या करके देती है? मान लीजिए आपने एक परटर्ब्ड सिस्टम बना लिया। परटर्ब्ड सिस्टम बना लिया, कैसे बना लिया? उसमें हमने एक वन डायमेंशनल बॉक्स का एग्जांपल लिया था जो कि हमारा एक अनपर्टर्ब्ड सिस्टम था, जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड था। इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की हेल्प से हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर इसके लिए आयन स्टेट्स एंड एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो फाइंड कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ये सारे रिजल्ट्स हमें पता है। तो परटर्बेशन थ्योरी क्या करती है? इस वन डायमेंशनल बॉक्स में अगर हम यहां पर परटर्बेशन कर दें, या इस तरह से परटर्बेशन करें या फिर इस तरह से परटर्बेशन करें, तो इस परटर्ब्ड सिस्टम्स के लिए, इस परटर्ब्ड वन डायमेंशनल बॉक्सेस के लिए आयन स्टेट्स क्या होंगी, एनर्जी आयन वैल्यूज क्या होंगी, वो हमें परटर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट करके देती है। बिना इनके श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व किए परटर्बेशन थ्योरी क्या करेगी? इन नॉन वैल्यूज का यूज करेगी इन अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, जिसके लिए हमें इनके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारे परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम्स होंगे वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। ये भी 1D बॉक्स है, ये भी 1D बॉक्स है, जो कि इस आइडियल 1D बॉक्स के सिमिलर है, बट इसमें हमने जो है परटर्बेशन की हुई है। ये अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो हमारा परटर्बेशन होगा वो स्मॉल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा आइसोलेटेड एटम होता है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ये होता है, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल जो होता है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ये होता है, जिसके लिए हम ऑलरेडी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इनके लिए साई एन और ई एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्व करके। बट हमने देखा कि स्पेस में कोई भी आइसोलेटेड एटम या मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हर एक एटम या मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा सराउंडिंग एम रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस में रहता है या फिर आसपास के नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहते हैं। मींस हर एक एटम या मॉलिक्यूल जो है स्पेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहता है, जिसके कारण वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो परटर्ब्ड हो जाते हैं। और उन परटर्ब्ड एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि इन्फ्लुएंस में है किसके, एक्सटर्नल ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, उनके लिए अगर आपको आयन स्टेट्स कैलकुलेट करनी है, उनके लिए अगर आपको एनर्जी आयन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो अगेन आपको यूज करना होगा परटर्बेशन थ्योरी का, जो कि क्या करेगी, बिना उनके श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व किए इन नॉन वैल्यूज का यूज करते हुए आपको उन परटर्ब्ड सिस्टम्स के लिए
आयन स्टेट्स एंड एनर्जी आयन वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करके देगी। तो हमने यहां पर देखा कि जो हमारा मेन कॉज होता है पर्टर्बेशन का वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। वो किसके द्वारा होगा? ईएम रेडिएशंस के द्वारा भी हो सकता है, नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी हो सकता है। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी को अब हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स में अब तक पढ़ा है, जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़ के क्वांटम मैकेनिक्स में, उससे हमें कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिले हैं? जीमन इफेक्ट देखने को मिला है जिसमें पर्टर्बेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करवाई जाती है, और स्टार्क इफेक्ट देखने को मिला है जिसमें हमारे पास पर्टर्बेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इतना सब आपको पढ़कर जो हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, WKB अप्रोक्सीमेशन, वेरिएशनल प्रिंसिपल, उनको पढ़ने में, उनको समझने में आपको हर हाल में बहुत ही ज्यादा आसानी रहने वाली है अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स, कवर करेंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, WKB अप्रोक्सीमेशन, वेरिएशनल प्रिंसिपल को भी फिनिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मिलेंगे उन लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।